वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड नाइट और जय श्री कृष्णा। आज हम लोग हमारे इस चैप्टर के आई थिंक फोर्थ लेक्चर पर आ चुके हैं, है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन की बात करी थी। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने हेनरीज लॉ की बात करी थी। थर्ड लेक्चर जो कल का लेक्चर था उसमें हमने रॉल्स लॉ की बात करी थी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो पहले आप कल का वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो, ऐसा आप समझ लीजिए कि वो जो वीडियो है वो वीडियो इस वाले लेक्चर की नींव है। अगर वो आपका क्लियर नहीं होगा तो आप नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशंस को नहीं पहचान पाएंगे। कल नहीं, मैंने आपको फर्स्ट दिन जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था कि जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, जिनके लिए डेल्टा एच मिक्स और वी मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, सॉरी, है ना, तो वो आइडियल होते हैं। जिनके लिए नॉट इक्वल टू जीरो होता है वो नॉन आइडियल होते हैं, है ना। तो आज हम लोग उसी लेक्चर पर आ चुके हैं और आज हम लोग डिटेल में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि आज मुझे भी थोड़ा सा काम है, तो हम जल्दी से इस लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे। जल्दबाजी होगी लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। मैं आपका बीसीबी एजुकेटर अभिनव लक्ष्कार आपका स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल, है ना। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। उससे पहले हमें दो तीन चीजें समझनी होगी। चलिए पहले हम लोग उनको समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में दो बीकर्स, ठीक है। एक के अंदर लिक्विड ए है और एक के अंदर लिक्विड बी है, ठीक है। अब ये जो ए लिक्विड है इसका अपना कोई प्योर प्रेशर होगा जिसको मैंने नाम दे दिया पी नॉट ए, कल पढ़ा था। और इसका अपना प्रेशर होगा, है ना, इसका अपना वेपर प्रेशर होगा, वो होगा पी नॉट बी, ठीक है। इसके अपने पार्टिकल्स होंगे और इसके अपने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास में दो कंटेनर्स है, ठीक है। ये मेरे पास में कंटेनर ए है और ये मेरे पास में कंटेनर बी है, ठीक है। कंटेनर ए और कंटेनर बी है मेरे पास में। इन दोनों के अंदर एक प्योर लिक्विड भरा हुआ है। मान लीजिए इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर मान लीजिए मिल्क भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है। अब पानी और दूध का एग्जाम्पल ही क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि उनको मिलाने से एक होमोजीनस मिक्सचर तैयार हो जाएगा और सोल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो ये ए बीकर है, ये बी बीकर है, इसके अंदर भी एक सोल्यूशन, सॉरी, एक लिक्विड है और इसके अंदर भी एक लिक्विड है। इस लिक्विड को हम नाम दे रहे हैं ए और इस लिक्विड को नाम दे दिया बी। अब इस लिक्विड के अपने पार्टिकल्स होंगे। लेट सपोज इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गए इसके पार्टिकल्स। अब ये जो लिक्विड ए है इसके ये जो पार्टिकल्स ए ए आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब वेदर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। कभी भी रिपेल नहीं करते। क्या नहीं करते? रिपेल नहीं करते। जब तक न्यूट्रल कंडीशन में तब तक वो एक दूसरे को क्या करते रहेंगे? अट्रैक्ट करें। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जितना कम होगा, है ना, जितना कम होगा उतना इस सॉल्यूशन का या इस लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा? देखो पार्टिकल्स के बीच में, अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। दूर दूर चले गए मीन्स फैल गए, और फैल जाने पर क्या बढ़ जाएगी? वॉल्यूम बढ़ जाएगी, है ना। और मान लो इन्हीं दोनों पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा है, तो ये एक दूसरे के पास पास में आ गए, है ना, पास पास में आ गए तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। अब मुझे बताओ, मान लो इनके बीच में इतना इंटरेक्शन, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा है, यानी इतना वीक है, ठीक है, और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग है। तो इनको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी या इनको तोड़ने के लिए? ऑब्वियस सी बात है कि इन वालों को जो बिल्कुल पास पास में, उन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा हीट क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगा मतलब ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके फिर टूटेंगे, जबकि ये वाले जो पार्टिकल जो दूर दूर है एक दूसरे से, वो कम हीट पा करके ही क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब अगली बात हम ये करते हैं कि जब ए और बी लिक्विड को हमने एक साथ मिला करके सोल्यूशन बनाया, तो आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा जब इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स करने पर ना तो वॉल्यूम में कोई चेंज आए, ना एंथैल्पी में कोई चेंज आए, ना इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उनमें कोई चेंज आए, और रॉल्स लॉ फॉलो करें। तब ये सॉल्यूशन जो बनेगा इन दोनों लिक्विड का वो आइडियल कहलाएगा। और नॉन आइडियल कब कहलाएगा? जब वो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे, जब बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो हो, जब एच मिक्सिंग
यानी एंथैल्पी जो हो रही, चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। इंटरेक्शन जो हो वो या तो प्योर फॉर्म में पार्टिकल्स का ज्यादा होगा या सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का ज्यादा होगा, है ना, तो वो नॉन आइडियल है। तो अब हम लोगों ने थ्योरेटिकल बात यानी कि एक बार हमने मोटा मोटा देख लिया कि भाई आइडियल क्या होते हैं और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। अब हम लोग एक एक करके चीजों को समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाई आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। देखिए इसमें मैंने ग्राफ नहीं बनाया है, तो ग्राफ हम लोग तीनों के लिए, आइडियल के लिए, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के लिए, तीनों के लिए ग्राफ आगे बना देंगे। मीन्स पहले ये सारा समझ ले उसके बाद चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। तो कल हमने रोल्स लॉ पढ़ा था। रोल्स लॉ ये कह रहा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, किसका किसका पार्शियल प्रेशर, कंपोनेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर होता है सॉल्यूशन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि पी ए जो होगा यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए के। और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग हटाते हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब हो गया कि प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट का, प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है वो, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स का, एक तो प्योर फॉर्म में वो तो पी नॉट ए है, एक सॉल्यूशन के अंदर जब पार्शियल प्रेशर है किसका, कंपोनेंट्स का, तो वो हमेशा हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, है ना। और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है नैनोमीटर। नैनोमीटर सॉरी मैनोमीटर, मैनोमीटर एम है ना, नैनो नहीं है, मैनोमीटर है। मैनोमीटर से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली, उसको डिराइव करते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू आपको दिख रही है पी नॉट ए काई ए, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। मींस हम लोग कॉपी किताब के अंदर उसको लिख करके सॉल्व करके मेजर करते हैं। एक तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं और एक वैल्यू किससे कर रहे हैं हम लोग, थ्योरेटिकल कर रहे हैं। तो इस रॉल्स लॉ में ये जो पी ए लिखा है ये पी ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी कि आपने किसी डिवाइस से चेक की है। और पी नॉट ए काई ए ये जो वैल्यू है ये कैसी है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू जिसको आपने कॉपी में लिख करके सॉल्व किया। आई बात समझ में। तो हमेशा ध्यान रखना कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रोल्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एट एनी कंसंट्रेशन एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी कंसंट्रेशन हो, या 1 मोल कंसंट्रेशन हो या 2 मोल हो, 3 मोल हो, है ना, मोल का मतलब मोलरिटी वाली, है ना, एम, 1 एम कंसंट्रेशन हो, 2 एम कंसंट्रेशन हो, है ना, कितनी भी कंसंट्रेशन हो सॉल्यूशन की या किसी भी टेम्परेचर पर वो सॉल्यूशन रखा हुआ है, वो हर समय रोल्स लॉ को फॉलो करेगा। रोल्स लॉ का मतलब ये हो गया कि एक जो हम उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे बाय व्हाट डिवाइस, और एक जो थ्योरेटिकल डेटा के रूप में हम लोग जो प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। आई बात समझ में। यानी कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का प्रेशर पहले तो मैंने मैनोमीटर से क्या किया, कैलकुलेट किया। तो मान लो मेरे पास में 80 बार, ठीक है, यानी 80 बार या 80 पास्कल मान लेते हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल जो मेरे पास में डेटा था, ठीक है ना, यानी पी नॉट ए काई ए दे रखा था, पी नॉट बी काई बी दे रखा था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके और फिर मैंने जो है आंसर निकाला। तो जो थ्योरेटिकल डेटा था उसमें भी प्रेशर और जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था उसमें भी प्रेशर दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो मीन्स यहाँ रोल्स लॉ फॉलो हो रहा है, क्योंकि रोल्स लॉ भी यही कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, प्योर फॉर्म में कंपोनेंट के प्रेशर मल्टीप्लाई में उसके मोल फ्रैक्शन। आ गई बात समझ में, बहुत आसान सी बात है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ऐसे सॉल्यूशन जो हर एक कंडीशन के अंदर रोल्स लॉ को फॉलो करेंगे, यानी कि पीएस या पी ऑब्जर्वेबल लिख सकते हो, यानी जो प्रेशर हमने ऑब्जर्व किया है, दूसरा जो प्रेशर हमने कैलकुलेट किया, दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ये कल हमने डेल्टन्स लॉ से निकाला था, है ना, वही बात हो। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे प्योर फॉर्म में, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में इंटरेक्शन जैसा होगा वे, उसके बाद में हमने देखा जो प्योर फॉर्म में कंपोनेंट्स हैं उनमें जैसा इंटरेक्शन होगा ना, सेम टू सेम इंटरेक्शन किसमें होगा, पार्टिकल्स का सॉल्यूशन के अंदर भी होगा, ठीक है। यानी कि जब मेरे पास मान लो एक कंपोनेंट था ए और एक कंपोनेंट था बी, है ना, वो जो बीकर्स के अंदर बताया, तो इसके जो ए वाला जो कंपोनेंट है, यानी ए वाला जो लिक्विड है, उसके पार्टिकल के बीच में जैसा इंटरेक्शन हो रहा है वैसा सेम टू सेम बी वाले के पार्टिकल्स के बीच में भी हो रहा है। यानी इन दोनों ए वाला जो है कंपोनेंट, आप लोग देखिए कंफ्यूज ना होइए, देखिए जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये जो ए वाला है ये बी वाला, सॉरी, है ना, बी वाला,
इस बी वाले के जो कंपोनेंट, बी वाला जो कंपोनेंट है, इसके जो पार्टिकल्स है ना वो एकदम इस तरीके से पास पास में, ठीक है। तो सेम टू सेम ए वाला जो कंपोनेंट है ना उसके पार्टिकल्स भी इतने ही पास में होंगे, यानी इन दोनों पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन या इंटरेक्शन और इन दोनों पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन सेम होगा। अब अगर इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन सेम है तो जब इनको मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन के अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे ना उनके बीच का इंटरेक्शन भी सेम होगा, यानी ए के बीच का इंटरेक्शन और बी के बीच के इंटरेक्शन जो होंगे वो इक्वल होंगे ए बी के इंटरेक्शन। आई बात समझ में? यानी कि प्योर फॉर्म में कंपोनेंट ए के पार्टिकल के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही बी वाले के बीच में होगा और उतना ही ए बी के बीच में होगा। आई बात समझ में? एक और तरीके से समझ लो कि मान लो जैसे मेरे पास वाटर है एक बीकर के अंदर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O, तो H2O के बीच में जैसा इंटरेक्शन होगा वैसा ही मिल्क के जो पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का होगा। और जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा ना तो मिक्स करने पर भी जो नया आप कह सकते सॉल्यूशन बना है उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का इंटरेक्शन भी सेम होगा। अब इंटरेक्शन सेम होने का मतलब है कि ना तो बीच की स्पेस बढ़ी ना बीच की स्पेस कम हुई, सेम थी। प्योर फॉर्म में कंपोनेंट की जैसी थी, उनको जब सॉल्यूशन बना दिया तो भी क्या हो गई, सेम हुई, ठीक है। तो ना तो वॉल्यूम, ना तो इंटरेक्शन बढ़ा ना इंटरेक्शन कम हुआ, यानी ना तो फोर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ ना और ज्यादा वीक हुआ। तो वॉल्यूम भी नहीं बढ़ी, मैंने आपको बता दिया कि पार्टिकल दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी और पार्टिकल पास पास में होंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो डेल्टा वी मिक्स जो है वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा, यानी कि ना तो प्योर फॉर्म के अंदर कंपोनेंट की वॉल्यूम जो थी, सॉरी प्योर फॉर्म के अंदर जो कंपोनेंट की वॉल्यूम थी वही जब उनको मिला के सॉल्यूशन बनाएंगे ना उसमें भी उतनी रहे। आई बात समझ में? चलिए, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है ना उनके बीच में इंटरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, उनके बीच में जितनी स्पेस पहले थी ना उतनी ही सॉल्यूशन बनने के बाद भी उतना ही अट्रैक्शन उनके बीच में बाद में भी होगा। नेक्स्ट बात करें तो डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो भी जीरो होगा, यानी कि मान लो वाटर के पार्टिकल्स हैं ये वाले मान लेता वाटर के पार्टिकल्स, तो वाटर के पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए मुझे इन्हें एनर्जी देनी होगी, मींस ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। आई बात समझ में? एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो ये टूट जाएंगे, टूटे। और दूध दूध जो है, दूध के जो पार्टिकल्स हैं उनको भी जब एनर्जी दी, यानी उन्होंने भी जब एनर्जी एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब की, तो वो भी क्या हो गए, उनके भी पार्टिकल्स ब्रेक हो गए। अब दूध के पार्टिकल्स भी ब्रेक हो गए, पानी के पार्टिकल्स भी ब्रेक हो गए। एक पानी का पार्टिकल उठ करके आया, एक दूध का पार्टिकल उठ करके आया, दोनों एक दूसरे के साथ में मिल गए, तो ए के भी पार्टिकल आ गए, बी के भी पार्टिकल आ गए, दोनों एक साथ में मिल गए। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक जैसा है ना, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जैसा पहले था प्योर फॉर्म में वैसा ही सॉल्यूशन में भी है। आई बात समझ में? तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो चेंज हुआ ही नहीं, इसका मतलब इनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ी ना इनको जोड़ने के लिए भी उतनी ही एनर्जी देनी पड़ी। आई बात समझ में? इनको मैंने तोड़ने के लिए, मान लो मैंने वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी दी और दूध के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए भी मैंने 10 जूल एनर्जी दी। तो जब मैं नए मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं, नए मॉलिक्यूल्स बनते समय एनर्जी रिलीज होती है। आई बात समझ में? आप मुझे बताओ कि एक घर को जब आप तोड़ो, सॉरी एक घर नहीं, चलिए एक घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम लोग एक घर को बनाते हैं तो हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो रही है, क्योंकि हमारा पैसा खर्च हो रहा है ना, हमारा टाइम खर्च हो रहा है, हमारी एनर्जी लग रही है, हम देखते हैं भाई एक एक ईंट कैसे रखी हुई है। आई बात समझ में? तो एनर्जी रिलीज होगी जब कुछ नया बनेगा, और जब कुछ पुराना टूटेगा ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो हमें अंदर ही अंदर ग्लानी होने लगेगी, अंदर ही अंदर एक कष्ट होने लगेगा, है ना। तो नेगेटिव, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आने लगेगी जब हमारा घर मान लो टूट रहा होगा। आई बात समझ में? तो ये है डेल्टा एच मिक्स। तो डेल्टा एच मिक्स का मतलब जितनी एनर्जी पार्टिकल को तोड़ने के लिए दी उतनी की उतनी पार्टिकल को जब सॉल्यूशन बन रहा था तो जोड़ने के लिए भी हमने दी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जीरो के इक्वल है। आई बात समझ में? फिर चौथी बात करें तो ए पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बी पार्टिकल के बीच के इंटरेक्शन के बराबर है, और इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो ए बी पार्टिकल के बीच के इंटरेक्शन के बराबर है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। नहीं समझ में आई है तो एक बार वापस से सुन लो कि भाई अगर प्योर फॉर्म में मान लो मेरे पास वाटर है और प्योर फॉर्म में मेरे पास में मिल्क है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा उतना ही मिल्क के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। जब इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना देंगे तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे ना उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी सेम ही होगा। आई बात समझ में? अब हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के कुछ 4 एग्जांपल देखते हैं। देखिए आइडियल सॉल्यूशन में कब कह सकता हूं कि कोई सॉल्यूशन आइडियल है, तो एक तो ये 4 बातें देख करके, इसके अलावा मैं तब कह सकता हूं जब जो 2 कंपोनेंट मैंने मिक्स किए है ना और सॉल्यूशन बनाया उनकी पोलैरिटी सेम हो, पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस का जो चार्ज है वो सेम हो, ठीक है, और उनके साइज में एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो,
छोटा मोटा डिफरेंस होगा तो चलेगा, एज सच कोई बहुत लार्ज डिफरेंस ना हो साइज में, तब मैं कहूंगा कि वो जो सॉल्यूशन बना है उन कंपोनेंट को मिक्स करने से वो आइडियल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, मिथेनॉल में अगर मैं इथेनॉल मिलाऊं तो मिथेनॉल और इथेनॉल एक ही, मतलब आप कह सकते हो होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, बस इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है। इथेनॉल C2H5OH होता है और ये होता है CH3OH, यही बात है। तो इनके इसके पास में जैसी पोलैरिटी होगी वो वैसी ही पोलैरिटी इस वाले के पास में भी होगी, है ना। साइज में एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसका साइज रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा होगा, इसका साइज रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा होगा, मींस दूर से देखने पर इतना कोई एज सच चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। जैसे एक एग्जांपल है C2H5Cl और C2H5Br, यानी कि ये तो हो गया क्लोरोइथेन और ये हो गया ब्रोमोइथेन। तो क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो एक ही ग्रुप के मेंबर है, और क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में एज सच कोई ज्यादा बहुत बड़ा साइज में डिफरेंस नहीं है ना। इनके जो बीच में ये जो बॉन्ड्स बनाते हैं ना दूसरे एटम्स से, वो सिमिलर होते हैं, एज सच सिमिलर होते हैं। क्लोरीन का जो बॉन्ड होगा वो तो छोटा हो जाएगा और आयोडीन का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उनके एग्जाम्पल हम लोग नहीं ले सकते। और ये दोनों देखो एक ही होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, बस उसमें ये हेलोजन ग्रुप जो है वही तो चेंज है, बाकी C2H5 एल्काइल ग्रुप है और ये भी एल्काइल ग्रुप है ना। बेंजीन और टोलुइन ये भी एक ही परिवार के सदस्य हैं, है ना, इनमें भी सच कोई बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें बेंजीन नॉन पोलर है और ये पोलर है बस, है ना। तो थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, थोड़ा पोलैरिटी में देखने को मिल सकता है या थोड़ा सा साइज में देखने को मिल सकता है, ठीक है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन भी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल। तो ये हो गई बात हमारे आइडियल सॉल्यूशन। आप लोग एक काम करो, इसको उतार लो, और जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसमें मैंने नोट्स अच्छे से प्रोवाइड करवा रखे हैं, उनको आप एक बार उतार, क्योंकि अभी टेलीग्राम बंद है, अब चालू होगा तब हम नोट्स भी अपलोड कर देंगे। तो एक बार आप लोग ये जो आइडियल सॉल्यूशन है इसको नोट डाउन कर लो, है ना। चलिए, होप सो कि आपने ये उतार लिया होगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब आपने अगर आइडियल सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लिया, जो भी रामायण मैंने गाई है उसमें आप समझ गए कि राम जी कौन है, सीता जी कौन है, लक्ष्मण कौन है ना, भरत शत्रुघ्न रावण सबको समझ गए हो, तो नॉन आइडियल को समझने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। आई बात समझ में। चलिए, अब बात करते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। आइडियल वो थे जो हर कंसंट्रेशन पर किसको फॉलो कर रहे थे, रोल्स लॉ को फॉलो कर रहे थे, है ना। यानी कि जो टोटल प्रेशर था वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी के सम के इक्वल था। यानी कि जो ऑब्जर्वेबल प्रेशर था और जो कैलकुलेटेड प्रेशर था वो दोनों एक जैसे थे, सेम थे। बट नॉन आइडियल में ये चीज चेंज हो जाती है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते, यानी रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, है ना, रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ केस में कर सकते हैं, छोटे मोटे कोई भी केस हो तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन हर एक कंसंट्रेशन पर फॉलो करें ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। तो रोल्स लॉ का मतलब क्या हो गया कि जो एक्सपेरिमेंटली जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो थ्योरेटिकल वैल्यू के इक्वल नहीं आएगी। यानी एक तो जो मैं डिवाइस से प्रेशर को कैलकुलेट करूंगा और एक थ्योरेटिकल जो अपने को डेटा दे रखा उससे कैलकुलेट करूंगा, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि जो डेल्टा वी मिक्स है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। डेल्टा वी मिक्स जीरो के इक्वल नहीं होगा, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब एक इंटरेक्शन में चेंज आ रहा है, पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। या तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, वीक हो गया, तो पार्टिकल दूर दूर चले गए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। या फिर पार्टिकल्स और ज्यादा पास में आ गए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो गया। तो डेल्टा वी मिक्स जीरो के इक्वल तब होता जब प्योर फॉर्म में इंटरेक्शन पार्टिकल के बीच में और मिक्स्ड फॉर्म में यानी सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन सेम होता तब। लेकिन सेम ही नहीं है, यानी कि मतलब प्योर फॉर्म में मान लो इंटरेक्शन कम था या ज्यादा था तो सॉल्यूशन बनते इंटरेक्शन कम हो गया पार्टिकल दूर दूर चले गए तो वॉल्यूम बढ़ गई। या प्योर फॉर्म में फोर्स वीक था और सॉल्यूशन के अंदर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या हो गया, पार्टिकल्स पास पास में आ गए, वॉल्यूम कम हो गया, तो डेल्टा वी मिक्स जीरो हो गया। फिर डेल्टा एच मिक्स की बात करें तो डेल्टा एच मिक्स भी जीरो है, यानी कि अब प्योर फॉर्म के पार्टिकल्स को तोड़ने में और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को जोड़ने में क्या हो रहा है, एनर्जी या तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है या कहीं बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है ना तो वहां पर पे एच मिक्स नेगेटिव आ जाएगा,
यानी कि पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी सॉरी पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए या पार्टिकल्स जब जुड़ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू जब पार्टिकल्स को तोड़ा जा रहा था तब। तो नेगेटिव हो जाएगा एच मिक्स। और पॉजिटिव कब होगा? जब पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए सॉरी जब पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए वो ज्यादा एनर्जी को क्या करने लगे, एब्जॉर्ब करने लगे। जब पार्टिकल टूट रहे हैं तो वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मीन्स एच मिक्स जो होगा डेल्टा एच मिक्स वो पॉजिटिव हो जाएगा। और मान लो जब पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर जुड़ रहे हैं तो वो कुछ ज्यादा ही हीट को रिलीज कर रहे हैं, जितनी नहीं करनी चाहिए उससे ज्यादा हीट को रिलीज कर रहे हैं, है ना, कि जितनी करनी चाहिए उससे ज्यादा कर रहे हैं, तो इसीलिए डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव हो जाएगी। हीट बहुत ज्यादा बाहर निकल गई, बहुत ज्यादा बाहर निकल गई मीन्स नेगेटिविटी में आ गए, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है तो माइनस में आ जाते हैं, और बहुत ज्यादा पैसा सेव हो जाता है तो प्लस में आ जाता है। तो सेव का मतलब एब्जॉर्ब हो रही है और माइनस का मतलब क्या हो गया, रिलीज हो रही है। ठीक है, फिर अगर बात करें इंटरेक्शन की पार्टिकल्स के, तो ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो ए बी के बीच के इंटरेक्शन के इक्वल नहीं, यानी कि या तो इनका इंटरेक्शन ज्यादा होगा या इनका इंटरेक्शन ज्यादा होगा। आई बात समझ में? इसके बारे में और बात हम करेंगे, है ना। जैसे मान लो कि भाई अब मैंने ले लिया पानी और एक में ले लिया पेट्रोल, या पेट्रोल नहीं लेते हैं हम लोग, कोई भी दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेंजीन और वाटर का। बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है और वाटर एक पोलर कंपाउंड है। इनको जब मिक्स करेंगे, इनके मिक्सचर से हमेशा बनता है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हो गया कि ये जो ए और बी पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल के इंटरेक्शन से हमेशा ज्यादा होगा। आई बात समझ में? यानी इस केस में जो फोर्स होगा ना वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इस केस में फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा और इस केस में फोर्स कैसा होगा, वीक हो जाएगा। आई बात समझ में? इसको हम लोग जब पॉजिटिव डेविएशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझते हैं, है ना। सॉरी आपको अगर नॉइस हो रही है, नॉइस आ रही है यहाँ पे तो सॉरी जी। यहाँ पे क्या है, ऑन रोड है तो ट्रैक्टर वैक्टर चलते रहता है ना। तो प्योर फॉर्म में जो पार्टिकल्स है ना अलग अलग, तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू किसके बीच के इंटरेक्शन के, सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके इंटरेक्शन। आई बात समझ में? यानी कि दोनों क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से अनइक्वल होंगे। अगर अनइक्वल हुए तो क्या बन जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, चलिए आई होप आप सबने ये सारी चीजें लिख ली होगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमने ये बात कर ली है कि ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, है ना। एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, दूसरे जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, है ना। अब हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन आखिर होते क्या। देखिए मैंने आपको ये बात बता दी कि भाई हमारे पास में जो एक डेल्टन्स थ्योरी को या डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला आया था, वो आया था कि जो टोटल प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। इस केस में मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ये जो ये जो टोटल प्रेशर है हमारे पास में, ये टोटल प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय अ डिवाइस, मींस एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन होती है। और इस वाली वैल्यू की जो हमारे पास में कैलकुलेशन होती है वो थ्योरेटिकल होती है। तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर ये जो रॉल्ड्स लॉ है जिसमें एक तरफ हमारे पास में एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड प्रेशर है और एक तरफ हमारे पास में थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड प्रेशर है। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंटली जो प्रेशर की वैल्यू आती है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, मींस पॉजिटिव टुवर्ड्स शिफ्ट हो गया। तो इस पॉजिटिव डेविएशन में जो हमारा रॉल्ड्स लॉ है उसके अंदर जो ऑब्जर्वेबल प्रेशर होता है वो रिलेटिवली हायर होता है कंपैरिजन टू थ्योरेटिकल, या जो थ्योरेटिकल डेटा के अंदर प्रेशर दिया गया होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं उससे। उसके बाद में बात करें तो ये जो पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं इनके अंदर डेल्टा वी मिक्स जीरो से बड़ा होता है। जीरो से बड़ा होने का मतलब ये है कि जब हमारे पास में प्योर फॉर्म के अंदर ए और बी कंपोनेंट्स हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है, इनके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने का मतलब है कि दोनों जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होंगे, जिसकी वजह से प्योर फॉर्म के अंदर
उनका वॉल्यूम कम होगा। बट जैसे ही हम लोग उन दोनों कंपोनेंट्स को मिला करके उन दोनों कंपोनेंट्स को मिला करके सॉल्यूशन बना देंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वीकर हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इसीलिए डेल्टा वी मिक्स जो है वो 0 से बड़ा होगा। डेल्टा एच मिक्स भी 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा डेल्टा एच मिक्स, है ना। एच मिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो हम हीट दे रहे हैं या हीट जो रिलीज हो रही है उसकी बात हो रही है। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए, तो पार्टिकल्स को अगर तोड़ना है या इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जबकि ऑन दी अदर हैंड जब सॉल्यूशन के अंदर दो पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल एक साथ में कंबाइन हो रहे होंगे, तो उनको एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, है ना। तो डेल्टा एच मिक्स 0 से बड़ा है मींस पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का ये मतलब है कि जो प्योर फॉर्म के अंदर पार्टिकल्स हैं उनको टूटने के लिए रिलेटिवली ज्यादा एनर्जी चाहिए, मींस वो ज्यादा एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि भाई जब हमारे पास में पैसा आता है तो क्रेडिट हुआ, क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, हमारा बैंक बैलेंस पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिविटी कब आएगी, पॉजिटिविटी तब आएगी जब हम किसी चीज को गेन करेंगे। तो जो प्योर फॉर्म में ए और बी कंपोनेंट है और उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है, उसको ब्रेक करने के लिए, उन पार्टिकल्स को अलग अलग, उन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करने के लिए उनको हमें हीट देनी पड़ेगी। और हीट जब हम उनको देंगे तो वो पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया और जितनी अमाउंट ऑफ हीट उनको करनी चाहिए उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, तो डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच मिक्स का मतलब होता है मिक्सचर जो बना दिया हम लोगों ने, है ना, वो 0 से बड़ा होगा। फिर इसके अंदर जो प्योर फॉर्म में कंपोनेंट्स है ए और बी, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये जो दो कंपोनेंट है ए और बी, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा कंपैरिजन टू सॉल्यूशन के अंदर जो ए और बी पार्टिकल मिलके बने हुए हैं उनके। ठीक है, तो वही लिखा है ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन ज्यादा होगा ए बी पार्टिकल के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से। उसके बाद में इनके एग्जाम्पल की बात करें, पॉजिटिव डेविएशन के क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो एक है बेंजीन और वाटर। मोस्टली पॉजिटिव डेविएशन में ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनमें एक पोलर कंपाउंड होता है और एक नॉन पोलर कंपाउंड। यहाँ बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है और वाटर एक पोलर कंपाउंड है। मिथेनॉल एक पोलर कंपाउंड है और बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड। उसके बाद में हम बात करते हैं भाई नेगेटिव डेविएशन क्या होती है। तो नेगेटिव डेविएशन में जस्ट पॉजिटिव का उल्टा होता है। इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर था वो ज्यादा आ रहा था, है ना, कंपेयर टू जो रोल्स लॉ से हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे। इस केस में नेगेटिव डेविएशन में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रेशर है वो कम होता है कंपैरिजन टू किसके, जो रोल्स लॉ से हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। ये रोल्स लॉ है, तो रोल्स लॉ से जो हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी कंपैरिजन टू जो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या करी है, डिराइव करी है या मेजर करी है। आई बात समझ में, एक मिनट, है ना। चलिए अगली बात, इसमें डेल्टा वी मिक्स जो था वो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव था। इसके अंदर डेल्टा वी मिक्स जो है वो 0 से कम हो जाएगा। 0 से कम होने का मतलब ये है कि प्योर फॉर्म में जब ए और बी के पार्टिकल्स थे तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम था। इसका मतलब इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा थी। लेकिन जब इनको मिला करके हमने सॉल्यूशन बना दिया, तो सॉल्यूशन बनाते ही इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, जो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गया। बढ़ जाने की वजह से इनके बीच की दूरियां कम हो गई, दूरियां कम हो गई तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया। पार्टिकल्स पास पास में आ गए तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया। तो वॉल्यूम अगर कम हो गया मींस जो इनिशियल वॉल्यूम था उससे फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, तो मींस वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। तो वी मिक्स जो होगा वो 0 से लेस होगा या स्मॉलर देन 0 होगा। डेल्टा एच मिक्स का मतलब ये हो गया, देखो डेल्टा एच मिक्स यहाँ पॉजिटिव डेविएशन के लिए तो 0 से ज्यादा था। 0 से ज्यादा का मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा था, और एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब दोनों प्योर कंपोनेंट्स के पार्टिकल टूट रहे होते हैं। और जब पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर दो अलग अलग पार्टिकल्स जुड़ रहे होते हैं तब क्या होता है, रिलीज होती है एनर्जी। तो इस केस में नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और उसके रिलीज होने से क्या आ जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में बात करें तो ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंपेरेटिवली जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे कम होता है। मींस प्योर फॉर्म के जो पार्टिकल्स है, प्योर फॉर्म में जो कंपोनेंट्स के पार्टिकल है या मॉलिक्यूल्स हैं, उनका इंटरेक्शन सॉल्यूशन के पार्टिकल के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए मैंने ग्रेटर देन का साइन उधर लगाया। इसमें अगर फॉर्मूलाज की बात करें तो इसमें देखो नेगेटिव डेविएशन होती है। तो नेगेटिव डेविएशन होने का कारण ये है कि भाई जब हम किन्हीं दो प्योर कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं ना, तो मिक्स करने की वजह से उनके पास में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक नए तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, एक नई तरीके का बॉन्ड बन जाता है। जैसे जब हम क्लोरोफॉर्म में एसीटोन को मिक्स करेंगे, तो क्लोरोफॉर्म में एसीटोन को मिक्स करने से उनके पार्टिकल के बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेरेटिवली जो प्योर फॉर्म में जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के पार्टिकल थे जिनके बीच में वंडरवॉल फोर्स था, उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वहां पे कैसा डेविएशन देखने को मिलेगा, नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। इसमें और एग्जांपल हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और उसकी वाटर के साथ में रिएक्शन हो रही है, मींस वाटर उसमें मिला रहे हो और सॉल्यूशन बना रहे हो, तो ठीक है। चलिए अब हम लोग हमारा लास्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव डेविएशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो एक बार हटता हूं, आप लोग इसको नोट करो। चलिए अब हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब हम जानते हैं कि भाई ग्राफ प्लॉट होगा, ये प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या होता है, प्लॉट होगा, है ना। तो भाई जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए जो रोल्स लॉ है वो ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर है वो, यानी सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल है। और अगर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू की जाए तो वो आ जाएगी प्योर फॉर्म में कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई में कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन प्लस कंपोनेंट बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई में कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अब भाई ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक को जीरो मान लिया, जैसे मान लो मैंने काई ए को मान लिया जीरो, तो काई ए की वैल्यू अगर जीरो है, काई ए की वैल्यू अगर जीरो है, तो बताओ ये जो पी बी काई बी होगा ये डेल्टा सॉरी पी एस यानी टोटल प्रेशर के बराबर आ जाएगा। यानी टोटल प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी काई बी के। और यहाँ के लिए जो अपना काई बी है वो क्या हो जाएगा, काई बी हो जाएगा 1। इस तरफ काई ए जो होगा वो तो हो जाएगा 1 और काई बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। काई ए जो है वो तो 1 हो गया, मतलब जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं अपन लोग पी नॉट ए। और भाई यहाँ पर पे काई ए 0 है, काई बी 1 है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो किसके बराबर हो जाएगा, कंपोनेंट बी के पार्शियल प्रेशर के बराबर, यानी कि पी नॉट बी काई बी के बराबर, है ना। और ये जो लाइन है ये लाइन हमें बता रही है कि जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल है, पी नॉट बी काई ए के, पी नॉट ए काई ए, एक मिनट, प्लस पी नॉट बी काई बी के। ठीक है। तो ये आपके पास में ग्राफ किसका तैयार हो गया, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपके पास में आप कह सकते हो कि रोल्स लॉ का या पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करके मैंने बता दिया। ठीक है। तो ये बनता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हमने कर। उसके बाद नॉन आइडियल में अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन में सारी चीजें सेम ही रहेगी। जैसे काई ए यहाँ पर अगर 0 है तो काई बी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर पे अगर काई बी क्या है 1 है, काई ए सॉरी 1 है, तो काई बी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर पे पी नॉट ए का प्रेशर दे रखा है, तीन कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर कितना होगा
और पी नॉट बी का प्योर वेपर प्रेशर इतना होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखो, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तभी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चलेगी। देखो ये जीरो है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट, सॉरी ये जीरो है काई है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो पी नॉट बी काई बी जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल पार्शियल प्रेशर के बराबर आएगा, यानी उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये यहाँ मैक्सिमम है। अगर काई बी जीरो हो गया तो ये वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब जो टोटल प्रेशर है वो कंपोनेंट ए के पार्शियल प्रेशर के इक्वल है ना। तो पी एस इक्वल टू पी नॉट है काई है। तो अगर पी भी जीरो है और काई ए 1 है तो पी नॉट ए की मैक्सिमम वैल्यू यही, तो बस यही समझाया। अब ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ तो बन गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए, लेकिन हम तो पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, और पॉजिटिव डेविएशन के अंदर डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स बढ़ जाते हैं, है ना। और जो ये अपने क्या कहते हैं कैलकुलेटेड जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म से जो प्रेशर आता है वो रोल्स लॉ से जो प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है, यानी ये ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन का जो ग्राफ होता है ना वो इस तरीके से ना बन करके इस तरीके से बनाया जाता है। ये जो डॉटेड लाइन है ये पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ को शो कर रही है, डॉटेड नहीं बनाते हम, ऐसे बनाते हैं। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब थोड़ा सा उसकी वैल्यू में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। आई बात समझ में। आइडियल में तो क्या है, आइडियल के अंदर तो सब जीरो है, ठीक है ना, डेल्टा वी मिक्स भी जीरो है, तो लाइंस एकदम स्ट्रेट बन रही है। बट पॉजिटिव डेविएशन में तो डेल्टा वी मिक्स और डेल्टा एच मिक्स जो है वो जीरो से क्या है, बड़े हैं, इसीलिए इनका जो ग्राफ बनेगा वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, है ना। ये बात ध्यान में रखना। इस तरीके से ये आपका जो ग्राफ बना ये बना पॉजिटिव डेविएशन के लिए। यहाँ पर पे पी एस टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंपेरेटिवली ज्यादा है किसके, जो रोल्स लॉ से हम लोग टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं उसके, ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ज्यादा है रोल्स लॉ के कैलकुलेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, ध्यान रखना ये एक्स आप कैसे भी बना है ना, ये काई है यानी कि मोल फ्रैक्शन का सिंबल। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में भी ये सारी की सारी चीजें सेम ही रहेगी। काई ए यहाँ पे जीरो और काई बी यहाँ पे 1, यहाँ पर पे काई बी जीरो और काई ए 1। ये पी नोड बी का यानी प्योर फॉर्म में बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा जब काई ए जीरो होगा, और काई बी जब जीरो होगा तो प्योर फॉर्म में कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा। अब पॉजिटिव डेविएशन में तो ग्राफ कैसा बन रहा है, इस तरीके का, यानी ऊपर से जा रहे हैं, थोड़ी सी वैल्यूज में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होगा। ये तो अपवर्ड बन गया, यानी पॉजिटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ को आपको नीचे से इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये लाइंस मैंने ऊपर की तरफ से बनाई है, और अगर आप इन्हीं लाइंस को उल्टा कर दोगे ना तो ये नेगेटिव डेविएशन के लिए आपका जो ग्राफ है वो बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। रोल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो एक बार वापस समझ लो कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ इस तरीके का बनेगा। पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड हो जाएगी, उसकी वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ने लग जाएगी, और क्योंकि नेगेटिव डेविएशन यानी कि वैल्यू जीरो से कम हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पर पे जो पी एस होता है वो लेस देन होता है पी नोड ए काई ए और प्लस पी नोड बी काई बी के, काई बी से, सॉरी है ना, के नहीं से। तो आप लोग ये नोट्स जो है ना ये लिखते रहिए, क्योंकि अभी क्या है टेलीग्राम बंद है, तो ये नोट्स अभी आपके बहुत काम में आ जाएंगे, प्रिपरेशन में काम में आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, है ना। उसके बाद हम डिटेल नोट्स तो वैसे ही प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए, ठीक है, एक बार मैं उधर साइड में हो जाता हूँ, आप लिख लो। आई होप आप लोगों ने ये सारी चीजें नोट कर ली हो, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है ना। अब कल जो है, कल हम लोग थोड़ा सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थोड़ा सा तो नहीं, पूरा ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक बड़ा टॉपिक है, तो वो शायद एक पार्ट में ना हो पाए, इसलिए अगर उसके दो पार्ट्स बनाने पड़े
तो आप घबराइएगा नहीं, है ना, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम लोग 6 पार्ट्स के अंदर, 6 पार्ट्स में ये जो हमारा चैप्टर है उसको कंप्लीट करें, देन हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर भी पसंद आएगा, इसके पहले वाले लेक्चर्स भी आपको पसंद आए होंगे, और आगे भविष्य में जो आने वाले लेक्चर्स है वो भी आपको पसंद आएंगे। इसी तरीके से आप लोग लेक्चर्स देखते रहिए, हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, छोटा सा कमेंट भी सेक्शन में डाल दीजिए, है ना, कमेंट सेक्शन में, और आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको फर्दर जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। होप सो के ये लेक्चर आपको डिटेल में समझ में आया होगा। नाउ अब हम चलते हैं, ठीक है, जय हो।